हेलो दोस्तों, BY के बुक समरी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमीन। यहाँ हम दुनिया के सबसे बड़े लीजेंड्स की इंस्पायरिंग जर्नी, उनका मेंटल वार और एम्पायर बिल्डिंग के लाइव लेसन को डिकोड करते हैं। आज का टॉपिक और उनका सबसे बड़ा सीक्रेट आपके स्क्रीन पर है। चलिए शुरू करते हैं मेरे AI को होस्ट के साथ। लेट्स डाइव इन। तो आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिसकी कहानी सच में विरोधाभासों से भरी हुई है। मतलब एक तरफ तो उसने बड़ी बेरहमी से एक पूरा स्टील का साम्राज्य खड़ा कर दिया और दूसरी तरफ उसी दौलत को, जी हाँ, उसी दौलत को इतनी उदारता से दान किया कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। चलिए मेरे साथ एंड्रयू कार्नेगी के इस जबरदस्त जिंदगी के सफर पर। तो कहानी शुरू होती है साल 1848 से। जरा सोचिए, एक 12 साल का लड़का स्कॉटलैंड से अमेरिका के किनारे पर उतरता है। कपड़े फटे हुए, जेब एकदम खाली, अंग्रेजी ठीक से बोलनी भी नहीं आती। लेकिन हाँ, उसकी आंखों में एक अलग ही आग थी। और उसका पहला काम पिट्सबर्ग की एक कॉटन फैक्ट्री में, और कमाई हफ्ते के सिर्फ $1.20। मतलब आप सोच सकते हैं कितनी मामूली शुरुआत थी। बिल्कुल जमीन से उठा हुआ सफर था ये। अब जरा उस $1.20 को इस नंबर के सामने रख कर देखिए। साल 1901 में कार्नेगी ने अपनी स्टील कंपनी बेची, पूरे $480 मिलियन में। आज के हिसाब से अगर देखें तो ये $350 बिलियन से भी कहीं ज्यादा है ना? कमाल का सफर, बिल्कुल अविश्वसनीय। तो सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। देखिए, कार्नेगी का जन्म हुआ था 1835 में स्कॉटलैंड के डनफर्मलाइन में। उनके पिता एक बुनकर थे और परिवार का गुजारा ठीक-ठाक चल रहा था। लेकिन फिर आई औद्योगिक क्रांति। जो नई नई मशीनें आईं, पावर लूम्स, उन्होंने हाथ से काम करने वाले बुनकरों का काम छीन लिया और बस कार्नेगी का परिवार पाई पाई को मोहताज हो गया। तो अमेरिका जाना कोई सपना पूरा करना नहीं था उनके लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बस जिंदा रहने की एक आखिरी हताश कोशिश थी। तो अमेरिका पहुंचकर कार्नेगी ने फौरन काम तो शुरू कर दिया। लेकिन जो एक चीज उन्हें हजारों लोगों से अलग बनाती थी, वो थी उनकी अंदर सीखने की एक कभी न बुझने वाली आग। और यही आग, यही जुनून उन्हें सफलता की सीढ़ियों पर बहुत तेजी से ऊपर ले गया। जरा उनकी तरक्की की रफ्तार तो देखिए। एक कॉटन फैक्ट्री का मामूली सा वर्कर, वहां से वो एक स्किल्ड टेलीग्राफ ऑपरेटर बने और फिर सीधा पेंसिल्वेनिया रेल रोड में मैनेजर की पोस्ट तक पहुंच गए। हर कदम अगली कामयाबी की सीढ़ी बनता गया। तो उनका एक निजी नियम था, एक सीक्रेट था। वो कहते थे कि इंडस्ट्री की हर चीज के बारे में सब कुछ सीखो, सिर्फ अपना काम मत करो, हर किसी का काम समझो। उनका मानना था कि सिर्फ अपना काम करना तो ठीक है, लेकिन असली बाजी तो तब जीती जाती है जब आप पूरे सिस्टम को, हर एक पुर्जे को समझते हो। उनके इस शुरुआती सफर में न दो लोगों का बहुत ही बड़ा हाथ था। एक थे उनके बॉस और मेंटर टॉम स्कॉट। उन्होंने कार्नेगी को एक ऐसी इन्वेस्टमेंट टिप दी जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। और दूसरे थे कर्नल एंडरसन। ये वो शख्स थे जिन्होंने अपनी 400 किताबों की पर्सनल लाइब्रेरी के दरवाजे हर शनिवार को कार्नेगी जैसे युवा मजदूरों के लिए खोल दिए थे। और कर्नल एंडरसन की वो एक छोटी सी उदारता, उसका असर कार्नेगी पर इतना गहरा पड़ा कि जब वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बने तो उन्होंने उस एक एहसान का कर्ज कई हजार गुना करके चुकाया। उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन में 2,500 से भी ज्यादा पब्लिक लाइब्रेरीज बनवाईं। सोचिए जरा। चलिए अब बात करते हैं उस साम्राज्य की जिसने कार्नेगी को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया। हाँ, उनके स्टील एम्पायर के। और उनकी रणनीति जितनी शानदार थी ना, उतनी ही बेरहम भी। कार्नेगी के जीनियस का सबसे बड़ा सबूत था वर्टिकल इंटीग्रेशन। अब ये क्या चीज़ है? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि स्टील बनाने की पूरी प्रोसेस पर उनका कंट्रोल था। मतलब लोहे और कोयले की खदानें उनकी, खदानों से माल को फैक्ट्रियों तक पहुंचाने वाली रेल लाइनें वो भी उनकी, और आखिर में स्टील बनाने वाली मिलें वो भी उन्हीं की ही थी। सब कुछ। और इस पूरे कंट्रोल का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि स्टील बनाने की उनकी लागत उनके कॉम्पिटिटर्स से 30 से 40% कम थी।
और उनकी स्ट्रैटेजी तो और भी जबरदस्त थी। जब भी मार्केट में मंदी आती थी ना, जब बाकी कंपनियां डर के मारे पीछे हट जाती थीं, कार्नेगी ठीक उसी वक्त बाजार पर हमला करते थे और अपनी पकड़ को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना लेते थे। और यहीं पर कार्नेगी की कहानी का वो सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। जिस बेरहमी से, जिस क्रूरता से उन्होंने ये सारी दौलत कमाई थी, उसी दौलत को दान करने के लिए उन्होंने एक पूरी फिलॉसफी बना डाली। साल 1889 में उन्होंने एक निबंध लिखा, द गॉस्पेल ऑफ वेल्थ। इसमें उन्होंने कहा कि जो अमीर लोग हैं, उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपनी दौलत को समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करें, और ये काम मरने के बाद नहीं, बल्कि अपने जीते जी करना चाहिए। यही सोच आगे चलकर मॉडर्न फिलैंथ्रोपी यानी आज के परोपकार का आधार बनी। और हाँ, ये सिर्फ खोखली बातें नहीं थी। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। एंड्रू कार्नेगी ने अपनी जिंदगी में अपनी कुल दौलत का 90% से भी ज्यादा हिस्सा दान कर दिया। मतलब उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। उनकी विरासत आज भी हमारे चारों तरफ जिंदा है। हजारों पब्लिक लाइब्रेरीज, कार्नेगी मेलन जैसी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज, बड़े-बड़े शानदार कॉन्सर्ट हॉल और शांति के लिए काम करने वाले फाउंडेशंस, ये सब उन्हीं की दूर की सोच का नतीजा है। तो एंड्रू कार्नेगी की इस जबरदस्त कहानी से हम आखिर क्या सीख सकते हैं? क्या है इसका निचोड़? सोचिए, अगर भविष्य के लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती है, तो वो क्या होगी? कार्नेगी की कहानी हमें एक बात तो साफ-साफ बताती है कि आपकी शुरुआत कहाँ से होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गरीब हैं, आपको भाषा नहीं आती, आपका बैकग्राउंड क्या है, ये सब चीजें आपको रोक नहीं सकती। तो फिर असली सबक क्या है? कार्नेगी का पूरा सफर हमें सिर्फ 2 चीजें सिखाता है। पहली, लगातार बिना रुके सीखते रहने का जुनून, और दूसरी, जो कुछ भी सीखा है उस पर फौरन एक्शन लेने की हिम्मत। बस यही वो फॉर्मूला है जो किसी की भी किस्मत बदल सकता है। दोस्तों, ये था आज का पूरा निचोड़। बीवाई के बुक समरी के इस ग्रोथ गिफ्ट यानी इस इन्फोग्राफिक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ताकि ये लेसन आपके लाइफ में काम आ सके। अगर आप भी हर रोज लीजेंड से सीखना चाहते हैं, तो इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। मैं हूं अमीन। हमेशा याद रखिए, रीड मोर थिंक डीपर। अगली वीडियो किस पर होनी चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।